साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं आशुतोष उपाध्याय एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है करियर विद आशुतोष। इस चैनल पर हम आपके करियर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस लाते रहते हैं, आपको गाइडेंस देते रहते हैं, जितना हमारा अनुभव है उससे आपकी सहायता करते रहते हैं। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अगर आपको पसंद आता है हमारा मैटर तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है उन तक इसको शेयर भी आप कर सकते हैं। आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो है उत्तर प्रदेश एसआई रिक्रूटमेंट 2025। जी हाँ, बहुत ही मोस्ट डिमांडिंग और अवेटेड वैकेंसी थी उत्तर प्रदेश के लिहाज से। अगर देखा जाए बहुत सारे बॉर्डर जो राज्य हैं हमारे, जैसे कि हरियाणा और उत्तराखंड, वो लोग भी इसमें अप्लाई करते हैं। तो बहुत ही डिमांडिंग जॉब है, काफ़ी पावरफुल जॉब मानी जाती है अपने आप में। तो उसी के बारे में एक एनालाइज करने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसका एग्ज़ाम अभी रिसेंटली 14 और 15 मार्च को कंडक्ट हुआ था। तो उसी के बारे में जानने के लिए आज इस वीडियो को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो है कि यूपीएसआई 2025 जिसका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। देखिए, मेरे से पहले भी बहुत सारे फेमस चैनल हैं जो स्पेशली यूपी को टारगेट करते हैं। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी आ चुकी है। बहुत सारे लोग, लाखों में उनके व्यूज़ भी हो चुके हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये थोड़ा अजीब लगा कि बहुत ही हायर साइड कट ऑफ बताई जा रही है। जी हाँ, वो लोग भी अपने डाटा के अनुसार बात करते हैं, मैं मान सकता हूँ इस बात को। लेकिन डाटा क्या है, ऑफलाइन एग्जाम होने के कारण उस पर सटीकता या उस पर विश्वास उतना विश्वसनीय नहीं बन पाता है। लोग कुछ भी भर के भेज सकते हैं, तो वो तो अपने डाटा के लिहाज से बात कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में, क्योंकि मैं भी एग्जाम में क्लियर हुआ था, तो मुझे भी लगा कि इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेनी चाहिए। तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या किस तरह से चीज़ें रहीं। देखिए, यूपीएसआई 2025 का एग्ज़ाम जो है वो 2 दिन तक चला, जिसमें 14 मार्च को एग्ज़ाम था और 15 मार्च को एग्ज़ाम था। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट। तो 4 शिफ्टों में टोटल, यानी 14 और 15 की दो दो शिफ्टों को मिलाकर टोटल 4 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। और चारों शिफ्ट में ही जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे थोड़ा निचला स्तर देखने को मिला है। उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जब भी हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि पिछले सालों की उसकी तुलना क्या चल रहा है, उस पर्टिकुलर फील्ड में क्या क्या कट ऑफ रही हैं, कितने फॉर्म भरे जाते हैं, कितना लोगों का क्रेज है, कितने लोग उसके प्रति जागरूक हैं। तो हमें एक बार थोड़ा सा प्रीवियस ईयर को एनालाइज करना भी बहुत ज़्यादा मैंने जरूरी समझा, तो इसलिए लेके आया हूँ। वर्ष 2016 में एक वैकेंसी आई थी जिसमें कि टोटल फॉर्म जो है 6,30,926 भरे गए थे। उस समय जो क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो जो क्वेश्चन है जनरल पे, जनरल कैटेगरी का वो 100 क्वेश्चन पर सिलेक्शन हो गया था, ओबीसी कैटेगरी 91 क्वेश्चन पे, और एससी कैटेगरी 83 क्वेश्चन पर सिलेक्शन जो है सिक्योर कर लिया था लोगों ने। वहाँ पे दिक्कत क्या आई थी, इतने कम कट ऑफ जाने का जो रीजन रहा था वो ये रहा था कि हर सेक्शन में 50% लाना था और ओवरऑल भी 50% लाना जरूरी था। मतलब टोटल पेपर जो आपका हुआ है, 4 सेक्शन होते हैं, तो चारों सेक्शनों में अलग अलग आपको कम से कम 50% जो है अंक लाना अनिवार्य था। साथ ही साथ ओवरऑल भी आपकी 50% होने चाहिए। तो इससे बहुत ज़्यादा कट ऑफ डाउन होने का थोड़ा सा चांस बढ़ गया था। फिर 2021 में एक भर्ती आई जिसमें कि टोटल वैकेंसी 9534 थी। इसमें टोटल फॉर्म जो है 15 लाख, लगभग देख लीजिएगा डबल से भी 2.5 गुना हो गए थे। 15 लाख फॉर्म भरे गए। तो उस समय जो क्वेश्चन पर सिलेक्शन ले पाए थे लोग, वो जनरल कैटेगरी जो थे वो 126 क्वेश्चन पर, ओबीसी कैटेगरी के 122 क्वेश्चन पर, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 121 क्वेश्चन पर, एससी कैटेगरी 111 क्वेश्चन और एसटी कैटेगरी 97 क्वेश्चन जिनके थे वो सेफली अपना सिलेक्शन जो है वो सिक्योर कर गए थे। तो ये पिछले 2 सालों का, पिछली 2 भर्तियों का मैंने जो ओरिजिनल कट ऑफ रहा था वो आपके सामने रख दिया। इससे आपको क्या आइडिया आएगा कि यदि वैकेंसी में फॉर्म कितने भरे जाते हैं, वैकेंसी में कंपटीशन, जागरूकता कितनी है लोगों के प्रति, और लोग कितनी अच्छी तरह से तैयारी कर रहे थे, साथ में साथ डिफिकल्टी का लेवल क्या रहा था, इस बारे में भी काफ़ी फर्क पड़ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि 2025 की क्या स्थिति है। 2025 में देखिए टोटल 4543 यानी 4543 वैकेंसी हैं, जिसके लिए जो आवेदन हुए थे वो 15,75,760 आवेदन हुए। उसमें से अपियर कितने हुए एग्जाम में, 10,77,403। ये सारा का सारा डेटा ऑफिशियल है। पहले चीज़ तो आपको मैं क्लियर कर दूं, मेरी तरफ से कुछ नहीं है। यूपी जो भर्ती बोर्ड है, एसआई का जो मतलब पुलिस का जो भर्ती बोर्ड है, उसका ये ऑफिशियल डाटा है कि इतने फॉर्म भरे गए हैं और इतने लोग अपियर हुए हैं। तो कुछ भी मेरी तरफ से नहीं है, सब सारा का सारी चीज़ जो है ऑफिशियल है। उसके बाद अगर बात करते हैं कि बुलाते कितने हैं ये लोग, अगर डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो कि रनिंग वगैरह होती है, उसके लिए क्या है, यूपी एसआई और कांस्टेबल में थोड़ा सा डिफरेंस रहा है। पिछली वैकेंसी की बात करें तो 3.5 गुना बुलाए गए थे, उसमें 3.5 गुना अगर इस बार भी बुलाते हैं तो क्या रहेगा, 15,900 के करीब जो कैंडिडेट्स हैं वो बुलाए जाएंगे डीवी और पीएसटी के लिए। इसके बाद एक फाइनल कट ऑफ लगेगी। ये दोनों क्वालिफाइंग होते हैं, जैसे क्वालिफाई कर लेंगे तो आपकी जो रिटर्न एग्जाम हुआ है उसी के बेस पर भी आपकी फाइनल कट ऑफ जो है निर्धारित की जाएगी। लेकिन पिछली बार समस्या
समस्या क्या आई थी दोस्तों, 3.5 गुना पिछली बार बुलाए थे इन्होंने, तो 3.5 गुना बुलाने के बाद क्या सारे के सारे, क्योंकि ज़्यादा टफ है नहीं फिजिकल, तो मैक्सिमम लोग पास कर गए थे, जिस वजह से कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर आ गया था। तो इस वजह से जो है इस समस्या से बचने के लिए इस बार भर्ती बोर्ड हो सकता है कि 2.5 गुना लोग भी बुलाए। तो 2.5 गुना अगर बुलाते हैं तो 11,358 लोग बैठते हैं, तो वही 11,400, क्योंकि कैटेगरी वाइज जब हम 2.5 गुना बुलाएंगे तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा ये, तो 11,500 या 12,000 तक आप मान सकते हैं कि डीवीपीएसटी के लिए लोग क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद 4543 ही लोग जो है फाइनल कट ऑफ क्लियर करके यूपी में दरोगा बनने जा रहे हैं। तो ये एक विश्लेषण है कि अगर 3.5 गुना बुलाते हैं तो लगभग 15,900 को चांस मिलेगा, और अगर 2.5 गुना बुलाए जाते हैं तो 11,400 या 11,500 के करीब लोगों को चांस मिलने जा रहा है। अब बहुत सारे यूपी के फेमस चैनल्स हैं जिन्होंने कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दी है अपने डाटा के अनुसार, पर उन्होंने गूगल फॉर्म भरवाए लोगों से। जितने भी कैंडिडेट्स हैं बहुत सारा डाटा दिखाया जा रहा है, जैसे कि 1-1.5 लाख लोगों ने जो है फॉर्म भरा है। तो निश्चित रूप से डाटा तो जो जैसा कोई भी चैनल हो, अगर मेरे पास भी कोई डाटा आता है तो मैं भी उसके बिहाफ पर ही डाटा एनालाइज करके जो है एआई की मदद लेकर को है उस डाटा को एनालाइज करके एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता पाऊंगा। तो जो डाटा लोग दिया है लोगों ने, और 2-3 जो फेमस चैनल्स हैं उन्होंने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है, और ये भी आपको बता दूं डीवी और पीएसटी के लिए बताई है। डीवी और पीएसटी के लिए सिर्फ इतनी है, इससे भी और बढ़ जाएगी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ जो है कट ऑफ ठहरने वाली है, और यदि इनका आंकड़े जो इनका डाटा है वो सही रहा तो निश्चित रूप से बहुत ही भयंकर कट ऑफ इस बार जाने वाली है यूपीएसआई की। देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या कैटेगरी इन्होंने एक्सपेक्ट की है। जनरल कैटेगरी में 138 से 142 क्वेश्चन की बात हो रही है। फिर से आपको बता दूं कि अगर जनरल कैटेगरी में 138 से 142 के बीच आपके क्वेश्चन है तो आप डीवीपीएसटी के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं इनके हिसाब से, इनके डाटा के अकॉर्डिंग। अगर आप ओबीसी से हैं तो 135 से 138, उसके बाद अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो 136 से 139, एससी से हैं तो 130 से 132, एसटी से हैं तो 125 से 130। इसके अलावा अगर आप इसे ईएसएम कैटेगरी से हैं तो 110 से 115 के भी अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, क्वेश्चंस हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। नंबर को क्या करिएगा, 2.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका नंबर भी आपके सामने, यानी मार्क्स भी आपके सामने निकल के आ जाएगा। तो ये बहुत सारे फेमस चैनल्स हैं जिन्होंने कि अपने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है। यहाँ पे जो मिनिमम कट ऑफ है वो 110 जाने की उम्मीद है, और मैक्सिमम कट ऑफ जो है 142 जाने की उम्मीद लग रही है डीवीपीएसटी के अनुसार। ये वो कट ऑफ है जो कि बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं, लाखों में उनके व्यू आ जाते हैं, तो उनके हिसाब से ये जो है कट ऑफ है। अब हम बात करते हैं कि जब भी हम किसी एग्जाम की कट ऑफ बनाने की बात करते हैं तो क्या क्या फैक्टर्स हमारे सामने होते हैं जिसके हिसाब से कट ऑफ वेरी कर जाती है। देखिए बहुत सारी चीज़ें इसमें मायने रखती है। कोई भी ऐसे एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दे और आप उस पर विश्वास कर लें तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है। देखिए क्या क्या चीज़ें मैटर कर सकती हैं। सबसे पहले जो बड़ा फैक्टर है वो है वैकेंसी। आप जिस भी एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं उस एग्जाम में वैकेंसीज कितनी हैं उस पर कट ऑफ निर्धारित होगी। वैकेंसी कम होगी तो निश्चित रूप से, अगर वैकेंसी कम है तो आपकी जो कट ऑफ है वो बहुत हाई चली जाएगी। अगर वैकेंसी ज़्यादा है तो कट ऑफ थोड़ी सी डाउन आ जाएगी। ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वैकेंसी घटती है बढ़ती है, ये अपोजिट इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है ये रेशियो रहता है। तो यानी अगर वैकेंसी ज़्यादा होंगी तो कट ऑफ थोड़ी सी कम आएगी, वैकेंसी कम होंगी तो कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी। उसके बाद टाइम इन पेपर, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए कोई भी एग्जाम अनाउंस होता है, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ बैंक के एग्जाम की आप बात करेंगे। बैंक के एग्जाम क्या है कि जैसे एक नोटिफिकेशन निकलता है महीने 1.5 महीने के बाद ही वो पेपर ले लेते हैं। तो जो आदमी नोटिफिकेशन निकलने के बाद तैयारी करेगा क्या वो 1 महीने में प्रिपेयर कर पाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। सेम इस ऐसी स्थिति बहुत सारे एग्जाम्स में रहती है। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्स भी हैं जो कैलेंडर अपने निकाल देते हैं। जैसे यूपीएसआई की बात करें तो लगभग 3 महीने के करीब इसमें तारीख बता दी गई थी कि आपका एग्जाम जो है इस तारीख को होने वाला है, मार्च महीने में होने वाला है। तो लोगों को थोड़ा सा टाइम भी मिला है। कुछ लोग ऐसे भी थे 2021 से लेके अब तक लगातार तैयारी में लगे हुए थे। थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे थे। तो वो भी फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपके पेपर जो है कैसे होने वाला है। उसके बाद अगर शिफ्टों में एग्जाम हुआ है तो टोटल शिफ्ट कितनी है, किस शिफ्ट में कैसे क्वेश्चंस दिए गए हैं, इस पर भी बहुत सारा जो है फैक्टर है, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। उसके बाद सारी शिफ्ट में डिफिकल्टी लेवल क्या था। देखिए क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है वो निश्चित रूप से डिफिकल्ट, इजी या मॉडरेट हो सकता है, लेकिन ये भी किस पे डिपेंड करता है, इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस पे। कोई क्वेश्चन जीके का क्वेश्चन अगर बात करें, कोई क्वेश्चन अगर आपको आता ही नहीं है तो आपके लिए वो टफ है, लेकिन दूसरे को आता है वो उसके लिए बहुत इजी है। तो आपकी नजर के सामने अगर कोई क्वेश्चन आ गया है या आपने वो पढ़ा हुआ है तो आपके लिए बहुत ईजी साबित हो सकता है। वहीं आपकी बराबर में बैठे हुए व्यक्ति को वो सूझ नहीं रहा है, याद नहीं आ रहा है पढ़ा होने के बावजूद भी, तो उसके लिए वो टफ हो सकता है। तो जो डिफिकल्टी लेवल है वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक जो कंक्लूडिंग आइडिया है वो ये ले सकते हैं कि हाँ किस तरह का स्तर रहना चाहिए था यूपीएसआई का, वो स्तर थोड़ा सा इस बार डाउन देखने को मिला है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम जो है डिफिकल्टी लेवल को भूल जाएंगे या इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को हम भूल जाएंगे। उसके बाद सबसे बड़ा फैक्टर जो है ओएमआर। क्यों? क्योंकि आजकल जो जमाना है डिजिटल टेक्नोलॉजी का जमाना है, इसमें
ज़्यादातर लोगों को जो आदत है वो क्लिक करने की है, यानी कंप्यूटर सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की आदत है। तो एकदम से ओएमआर पर शिफ्ट करना थोड़ा सा मुश्किल काम लगता है। साथ ही साथ ओएमआर में एक कठिनाई ये भी रहती है कि आप क्या कर पाते हैं, यदि कोई क्वेश्चन आपको गलती से जो है टिक हो गया तो आप उसको करेक्ट करने की स्थिति में नहीं रहते हैं। तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा डाउन चली जाती हैं चीज़ें। क्यों? क्योंकि आपने कोई गोला काला कर दिया, बाद में आपको पता लगा रहे नहीं यार ये तो क्वेश्चन था ही नहीं। तो अब आप इस स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने क्वेश्चन को चेंज कर पाएं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है दोस्तों, क्योंकि सीबीटी में कई बार आदमी बराबर वाले से पूछ लेगा या कुछ ऐसी हेल्प हो जाएगी, दिमाग में स्ट्रक कर जाएगा कि हाँ यार ये चीज़ें, तो कैलकुलेशन कई बार गड़बड़ हो जाती है। तो ये जो फैक्टर है ये ओएमआर बेस्ड जितने भी एग्जाम होते हैं मेरिट को थोड़ा सा डाउन साइड लेके जरूर आता है। फिर आता है नेगेटिव मार्किंग। इसके अलावा जो दूसरा फैक्टर है वो नेगेटिव मार्किंग वाला है दोस्तों। नेगेटिव मार्किंग यूपीएसआई में नहीं है, तो सबने भर भर के एग्जाम जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट किए हैं, यानी 160 सभी ने अटेम्प्ट किए हैं। 2-4-10% को छोड़ दें, जो ज़्यादा ही कम अगर उसमें रह गए कि नहीं मेरा टाइमिंग थोड़ा सा शॉर्ट रह गया, किसी क्वेश्चन में उलझ गए, तो बात अलग है। नहीं तो मैक्सिमम लोगों ने क्या किया है, मैक्सिमम अटेम्प्ट किए हैं, यानी 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं। तो अगर 160 अटेम्प्ट किए हैं तो सिंपल सी बात है, नेगेटिव मार्किंग का कोई चक्कर है नहीं। तो जितने करेक्ट होंगे उतने ही आपके रहेंगे। उसके बाद आ जाता है नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला, कि आपकी जो संस्था है वो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई करती है। इसमें आपको मैं एग्जांपल दे देता हूं, जैसे एसएससी करती है, यूपी भर्ती बोर्ड कैसे करेगा। एसएससी ने एक बार फॉर्मूला अप्लाई किया था कि किसी भी सीट के जो नंबर हैं वो घटेंगे नहीं, यानी किसी एक को 0 मान लिया जाएगा, उससे ऊपर वाले को सबको क्या है नंबर जो है बढ़ा दिए जाएंगे। फिर दूसरा फॉर्मूला ये लेकर आया कि नहीं, किसी एक जनरल शिफ्ट को जो है आइडिया जो है माना जाएगा, एवरेज माना जाएगा, उस नंबर बढ़ भी सकते हैं, नंबर घट भी सकते हैं। तो यूपी जो भर्ती बोर्ड है वो किस तरह के नॉर्मलाइजेशन को अपनाता है, इस बात पे भी डिपेंड करेगा आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ या फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है। पिछली बार जो है यूपीएसआई ने ये फॉर्मूला अप्लाई किया था कि नंबर घटे भी थे और नंबर बढ़े भी थे, यानी जनरलाइजेशन जो फॉर्मूला है वो ही लागू होगा। तो इस बार भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ शिफ्टों के नंबर घटेंगे भी तो कुछ शिफ्टों के नंबर बढ़ेंगे भी। ये वो सारे फैक्टर थे, एक साथ आप नजर मारेंगे तो आपको आइडिया आएगा कि हाँ यार एक्सपेक्टेड कट ऑफ या ओरिजिनल कट ऑफ जो रहने वाली वो इन सारे फैक्टर्स के आसपास ही घूमेगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डीबीपीएसटी के लिए अब हम अपनी बात कर लेते हैं कि किस तरह से चीज़ें काम करेंगी और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। हम मेल और फीमेल दोनों की बात करेंगे कि अगर हम इस तरह काम करते हैं, या जो हमने आइडिया लिया है, जो हमारे सामने आया है और जो मैंने खुद एग्जाम दिया है, उसके बेस पे अगर बात करूं तो आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने का प्रयास करता हूं। देखिए क्या रहा, 160 क्वेश्चन है, हल्का सा इसका आइडिया लेते हैं और आपको मैं समझाता हूं। टोटल कितने क्वेश्चन है, 160 क्वेश्चन है, ये आप समझते हैं। अब 160 क्वेश्चन में ये आप एवरेज मान के चलिए कि 3 से 4 क्वेश्चन हर सेक्शन में, 3 से 4 क्वेश्चन ईच सेक्शन गलत हैं लोगों के। अब वो चाहे उसके गलती के कारण कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कैलकुलेशन में गलती कर देना, अगर मैथ की बात करें, जीके में दो क्वेश्चन एक जैसे आ जाना, या फिर 2 ऑप्शन एक जैसे मिलाप चलते चल जाना, या फिर गोले का गलत काला कर दिया जाना। इस तरह के जो सिली फैक्टर्स होते हैं ना, वो भी बहुत सारा मायने रखते हैं। मानता हूं नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन फिर भी 3 से 4 क्वेश्चन हर सेक्शन में एवरेज लोगों के, देखिए जो ऊपर के 2% होते हैं उनको कभी भी आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी के साथ। आप जनरल आइडिया लेकर चलिए कि 3 से 4 क्वेश्चन हर सेक्शन में लोगों के गलत हो गए हैं, चाहे वो जानबूझकर हुए हों, चाहे वो उन्हें ना आते हों, चाहे वो सिली मिस्टेक के कारण हो गए हों। तो अगर आप एवरेज 4 भी लेते हैं, गुणा 4 हैं, तो 16 क्वेश्चन यहाँ से गायब हो गए। कितने रह गए, 16 क्वेश्चन गायब होने के बाद 144 जो है आपके पास क्वेश्चन बचते हैं। ये वो हैं जो टॉपर्स की बात कर रहे हैं कि 144 क्वेश्चन से लेके और 145 या 146 आप मान सकते हैं, 146 तक जो है वो हैं कि लोगों के सही हुए होंगे, अगर जो एवरेज लेके चल रहे हैं कि हर सेक्शन में 4 क्वेश्चन भी वो गलत कर दे रहे हैं। तो 144 तो यहीं बैठ गए, 144 क्वेश्चन आपके पास बचे हैं जो सेफली हैं, जो सही तरीके से आप कर रहे हैं। अब क्या काम आता है, अब कैटेगरी वाइज उसको डिवाइड करना होगा, फिर उसकी वैकेंसी पे उसको डिपेंड करेगा कितने गुना बुलाना है। इन सब चीजें के फैक्टर को देखते हुए 138 से 142 लोग पहुंचा रहे हैं, तो क्या 138 से 142 कट ऑफ जाने का ये है कि सभी ने 140 से ऊपर प्लस सही किए होंगे तभी कट ऑफ का मतलब है? क्योंकि कट ऑफ का मतलब कितना है, अगर 3 गुना भी बुलाते हैं वैकेंसी के, तो 3 के 3 गुना ने 140 से ऊपर अटेम्प्ट किए हैं, अटेम्प्ट नहीं मतलब सही किए हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? तो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। हालांकि वही है कि डाटा के बेस पे वो बोल रहे हैं, उनके पास गूगल फॉर्म का डाटा आया है, तो गूगल फॉर्म में लोग कुछ भी भर दें। ऑफलाइन एग्जाम में तो वैसे भी कोई प्रूफ आपके पास है नहीं, ऑनलाइन में तो आप अपनी आंसर की हुए दिखा सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में तो आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा जाने वाला है। अब आ जाता है कि 144 जो है क्वेश्चन बनते हैं कि अगर आप 4 क्वेश्चन भी एवरेजली गलत कर देते हैं। अब वो जो कुछ लोग आते भी तो नहीं होंगे, ऐसे क्वेश्चन जो आपको आते ही नहीं है, वो तो आपने अटेम्प्ट ले लिए हैं, वो अलग बात है, तुक्के में सही हो गए हैं, वो अलग बात है। फिर भी 4 क्वेश्चन आप अपने ऐसे हटाइए, हर सेक्शन से एक क्वेश्चन जो बिल्कुल आपको आता नहीं होगा। मेरिट कहाँ आ गई, 140 पे, यानी 140 तो वो है कि लगभग
जो अच्छा एवरेज स्टूडेंट है वो इतना सही करके आ रहा होगा। तो हम टॉप के 2% तो नहीं लेने, हमने तो कट ऑफ क्लियर करानी है। कट ऑफ क्लियर कराने का मतलब है कि अगर 3.5 गुना बुलाते हैं तो 16,000 के करीब जाना है, और अगर 2.5 गुना बुलाते हैं तो लगभग 12,000 के करीब जाना है। तो इतने लोगों को बुलाने के लिए आपको कट ऑफ तो नीचे लानी पड़ेगी ना। तो उस कट ऑफ को देखते हुए अब मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देता हूं कि जनरल कैटेगरी की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, SC ST ESM या फ्रीडम फाइटर की भी क्या कट ऑफ रह सकती है। तो चलिए एक आइडिया ले लेते हैं। देखिए, मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे 127 क्वेश्चन सही हैं। 127 क्वेश्चन जो कि आयोग ने अपनी आंसर की जारी की है, उसके हिसाब से मेरे 127 क्वेश्चन सही हैं। तो मैं अपने हिसाब से आइडिया ले रहा हूं। मैं भी अपने आप को एक एवरेज स्टूडेंट ही मानता हूं, ज़्यादा टॉप में भी नहीं हूं और बिल्कुल नीचे भी नहीं हूं। तो अगर 127 क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं बीइंग एन एक्स सर्विसमैन, तो उसके हिसाब से तो फिर देखा जाएगा कि इस एवरेज में लोगों के नंबर बन रहे होंगे। हालांकि वही है कि एवरेज स्टूडेंट मैं अपनी बात कर रहा हूँ, 2-3 एग्जाम पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, तो उस हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा अपर साइड ही मैं अपने आप को लेकर चल रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से जो है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ, अगर DV PST की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी है तो 125 से 130 क्वेश्चन जो है मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से आपका DV PST के लिए तो हो जाना चाहिए। तो 125 से 130 क्वेश्चन, अब आपको परमानेंट मार्कर कर लेते हैं। मुझे लग रहा है कि 125 से 130 क्वेश्चन जो है जनरल कैटेगरी के अगर कैंडिडेट हैं तो आप निश्चित रूप से सेफ हैं फॉर DV PST। अगर आप OBC के हैं तो 2 से 3 नंबर कम कर लीजिए, यानी 122 से 127 क्वेश्चंस की बात हो रही है। उसके बाद EWS है, लगभग सेम रहने वाला है भाई, कोई अंतर नहीं है। 122 से 127, एक आधा क्वेश्चन अगर डाउन करना चाहते हैं अपनी मर्जी से तो वो आपकी बात है। पहले ही 5 नंबर का हम जो है +-5 लेके चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने 5 नंबर का गैप ऑलरेडी रखा हुआ है। ST की बात करें तो ज़्यादा अंतर नहीं है, 120 के आसपास मुझे लगता है, 120 से 125। ST की बात करें तो 115 से 120। ESM की बात करें तो मुझे लग रहा है 110 के आसपास सभी लोगों के बना रहे हैं, तो 110 के आसपास ही, 110 प्लस जितने भी हैं वो सेफ हैं बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादा खेलना इसमें ज़्यादा कैंडिडेट का डाटा भी मिल नहीं पाता है। फिर वो ये है कि फॉर्म एप्लीकेशन कितने हैं, कितने लोग इसमें अपीयर हुए हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और फ्रीडम फाइटर भी 105 प्लस अगर हैं तो आप DV PST के लिए बिल्कुल सेफ हैं। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की। फीमेल कैंडिडेट्स में देखिए 5 नंबर का अंतर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वैकेंसी भी है। दूसरा ये है कि फीमेल कैंडिडेट्स की जो फिजिकल एफिशिएंसी है उसको भी देखते हुए मुझे लग रहा है कि 5 से नंबर के आसपास जो है डाउन रहने की उम्मीद है। तो मुझे लग रहा है कि जनरल कैटेगरी अगर फीमेल है तो 120 से 125, इसके 117 से 122, इसमें 117 से 122, 20 भी कर सकते हैं। इसमें 115 के आसपास रहने की उम्मीद है, 115 से 120। अगर आप ST कैंडिडेट की फीमेल हैं तो 110 से 115 के आसपास। और ESM कैटेगरी में वैसे तो पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि ESM कैटेगरी में कोई होते नहीं, लेकिन फिर भी अगर किसी ने डिपेंडेंट्स के रूप में भरा है तो आप 105 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 105 प्लस हैं तो बिल्कुल सेफ हैं, बल्कि 100 भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें तो, क्योंकि बहुत ही कम संख्या में, बहुत ही गिनती के लोग होते हैं अगर इसमें रहते हैं तो। फ्रीडम फाइटर में भी सेम ही है, 100 प्लस अगर आप हैं तो आप निश्चित रूप से सेफ अपने आप को महसूस कर सकते हैं। ये मेरी तरफ से एक्सपेक्टेड कट ऑफ है दोस्तों, फीमेल और फीमेल कैटेगरी की, और जो कि है DV और PST के लिए। अब फाइनल कट ऑफ की बात करेंगे। फाइनल कट ऑफ में क्या अंतर रहने वाला है, मुझे जो लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने 3.5 गुना कैंडिडेट बुला लिए तो भैया जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, 5 क्वेश्चन तक भी जा सकता है, यानी 12.5 या 10-12 नंबर तक भी जा सकता है। उसके बाद अगर बात करेंगे 2.5 गुना ही बुलाते हैं अगर, तो 2.5 गुना में ये जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम रह जाएगा, 1 से 2 क्वेश्चन में ही खेल जाएगा सब कुछ। क्योंकि जैसे जैसे आप मेरिट को डाउन करेंगे तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ते जाते हैं दोस्तों, जैसे जैसे हम मेरिट को ऊपर करते हैं तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स घटते जाते हैं। ये एक जनरल फॉर्मूला काम करता है। तो यदि हमने एक्सपेक्ट की है 125 जनरल कैटेगरी में, तो आप यहाँ पे 5 नंबर बढ़ा के चल लीजिए, 5 क्वेश्चन बढ़ा के चलिए, तो मुझे लग रहा है कि 130 के आसपास जो है, 130 प्लस जो है वो जनरली सेफ हैं। फिर भी अगर आप 5 नंबर में थोड़ा सा अपने आप वो रखना चाहते हैं कि हाँ यार मुझे थोड़ा सा गैप रखना है, तो आप 130 से 135 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। OBC की 125 से 125 नहीं, यहाँ पे आप 127 लगा लीजिए लगभग, क्योंकि ज़्यादा अंतर रहने वाला है नहीं, 127 से 130। उसके बाद EWS की भी 127 से 130 के आसपास। SC अगर हैं तो आप 125 से 130 के आसपास। अगर ST से हैं तो 120 से 125 के आसपास। ESM है तो 110 प्लस 22 सेफ हैं आप, 1-2 क्वेश्चन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी अगर आप करते हैं तो 112 प्लस अगर आप हैं तो बिल्कुल ही सेफ हैं। 115 वाले तो बिल्कुल सेफ हो जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्रीडम फाइटर भी 105 प्लस हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। फाइनल स्टेज आप पार कर रहे हैं और 2 स्टार लगाने के लिए आप रेडी हो जाइए दोस्तों, क्योंकि अगर आपने इतने नंबर सिक्योर कर लिए हैं, इतने क्वेश्चन हैं, इसमें आप 2.5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ओरिजिनल मार्क्स भी वो सामने निकल के आ जाएंगे। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो वही 5 नंबर आप कम कर लीजिए। मुझे लग रहा है कि 125 से 130 के आसपास अगर हैं तो आप फाइनली सिक्योर हैं, आप कंधे पर अपनी स्टार लगाने जा रहे हैं। OBC में 125 से
128 के आसपास, क्योंकि थोड़ा सा डाउन लग रहा है, लेकिन बेसिक जो है मुझे 125 के आसपास ही लग रहा है। EWS भी 123 लगा सकते हैं आप, 123 से 127 लगा सकते हैं। SC कैंडिडेट हैं तो 120 से 125 लगा सकते हैं। 115 से 120 के बीच में लग रहा है कि ST कैंडिडेट हैं। और फीमेल अगर ESM है तो 105 के आसपास भी अगर आप सेफ हैं। फ्रीडम फाइटर भी 105 के आसपास, क्या अगर 100 के आसपास भी आपके हैं तो आप सेफ हैं। ये दोनों कैटेगरी को तो ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये एक फाइनल कट ऑफ एक्सपेक्टेड UPSI 2025 की मैं आपको डिटेल देने की कोशिश कर रहा था। अब देखिए इसमें चीज़ें क्या हैं कि किस तरह से काम आपको लग रहा है कि किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन सही होने पे क्या क्या काम कर सकता है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए क्या है कि शिफ्ट जो है 2 दिन आपका एग्जाम रहा, 14 को था और 15 को था। तो 14 के जो बच्चे थे फर्स्ट शिफ्ट वाले, इनको थोड़ा सा क्या है ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलने का मुझे लग रहा है फ़ायदा होगा। क्यों फ़ायदा होगा? क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड होता है। किसी भी एग्जाम की फर्स्ट शिफ्ट जो है अनएक्सपेक्टेड होती है। किस तरह का क्वेश्चन पेपर आ रहा है, थोड़ा पैनिक बड़ा रहता है, उसमें थोड़ी सी दिक्कत रहती है कि आपको क्या चीज़ें काम करनी है, कहाँ आपको स्टैंड करेगा, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो फायदा है वो नॉर्मलाइजेशन में प्लस होने का वो 14 की फर्स्ट शिफ्ट को है। वहीं 15 की जो फर्स्ट शिफ्ट है, 15 की जो फर्स्ट शिफ्ट है, ये सबसे इजी, डाटा के अनुसार सबसे इजी शिफ्ट निकल के आ रही है। तो इसमें मुझे लग रहा है कि माइनस होने के चांस हैं अगर UPSI सेम फॉर्मूले को लागू करता है जैसे कि वो करता आया है, कि नंबर घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। तो 14 की फर्स्ट शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज़्यादा फायदा मुझे लग रहा है कि 8 से 10 नंबर का फायदा इसमें मिल सकता है। और 15 की फर्स्ट शिफ्ट में -4, ये मार्क्स बता रहा हूँ मैं, मार्क्स की बात कर रहा हूँ, मार्क्स जो है घट सकते हैं। तो -4 15 की फर्स्ट शिफ्ट को, +8 से 10 जो है 14 की फर्स्ट शिफ्ट को हो सकते हैं। बाकी जो 14 की सेकंड शिफ्ट है और 15 की सेकंड शिफ्ट है लगभग सेम नज़र आई, क्योंकि कोई ज़्यादा अंतर नज़र नहीं आया इनमें। कोई भी ज़्यादा अगर होगा तो माइनस हो सकता है 1 से 2 नंबर, माइनस हो सकता है 1 से 2 नंबर बस। सबसे ज़्यादा फायदा 14 की फर्स्ट शिफ्ट को, सबसे ज़्यादा नुकसान 15 की फर्स्ट शिफ्ट को होने जा रहा है हमारे डाटा के अकॉर्डिंग। मैंने जो कैलकुलेशन की, लोगों की वीडियोस देखी और उसके बाद एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो नॉर्मलाइजेशन है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये थी मेरी तरफ से एक थोड़ा सा छोटा सा प्रयास कि आपको दे पाऊँ एक आइडिया, वो भी किसके लिए, UPSI की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी कि हाँ मेरा डाटा थोड़ा सा विश्लेषण करने के बाद आया है। जो चीज़ें बहुत सारे फेमस यूट्यूब चैनल बता रहे हैं उसमें थोड़ा सा अंतर यहाँ आ सकता है कि आपने जो डाटा दिया है वो किस तरह से काम कर रहा है। तो बेसिकली आपको इस बात पे ध्यान रखना है। ठीक है, गूगल फॉर्म का डाटा के बाद उन्होंने एनालाइज करके बताया है, लेकिन आप इस बात को भी हमेशा माइंड में रखना चाहिए कि गूगल फॉर्म का डाटा ज़्यादा ऑथेंटिकेट नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि वो मेरे इंडिविजुअल के ऊपर है, मैं कितना भी भर दूँ उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है कि आपसे कोई ऑफिशियल चीज़ है आपके सामने। तो ठीक है, आप रिलाई कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये आपकी खुद के विवेक पर निर्भर करेगा। लेकिन मेरा तो यही आपको आइडिया रहेगा कि अगर आप 125 के आसपास बना रहे हैं जनरल कैंडिडेट और 100 के आसपास बना रहे हैं जो रिजर्व कैंडिडेट हैं 100 से 110 के बीच में, तो आप भाई अपनी रनिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए। निश्चित रूप से आपको फिजिकल में भी उसका फ़ायदा मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर नहीं भी होता है 1%, आप उसको भी नेगेटिव को अपने मन में रख के चल सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिजिकल आपका शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाता है, आपकी मेंटली पावर को इंक्रीज करता है। जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आपका दिमाग स्वस्थ होगा, दिमाग स्वस्थ होगा तो आप और कहीं एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर 100-110 के आसपास आपके पास क्वेश्चंस अगर ठीक बन रहे हैं तो बेफिक्र होकर आप रनिंग की तैयारी करिए और साथ ही साथ बाकी एग्जाम्स भी अपना थोड़ा थोड़ा फोकस करते रहिए। सुनने में आ रहा है कि UPSI की नेक्स्ट वैकेंसी भी जल्दी अनाउंस होने वाली है और 5000 के आसपास वैकेंसी हैं। कुछ गुप्त सूत्रों से या सोर्सेज से आप कह सकते हैं कि पता लगाने की कोशिश किया है, तो थोड़ी सी सुगबुगाहट है, जल्दी आपको नई वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और अपने दोस्तों के साथ जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं या उसका वेट कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।